ओके बेटा, एक तो ना हमारे घर के आस-पास एक फंक्शन चल रहा है, शादी का माहौल है पूरा, तो हो सकता है आपको डिस्टरबेंस हो, ठीक है? क्योंकि अभी इन्होंने माइक वगैरह अपना स्पीकर वगैरह लगाए हैं। चलिए, पिछली बार हमने बेटा क्या किया था, रोटेशनल मैकेनिक्स कर रहे थे हम। ज्यादा कर नहीं पाए थे उस दिन, किस कारण? लेकिन हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था कि कैसे सर्कुलर मोशन में हम इसको स्टडी करते हैं। रोलिंग भी होती है, सर्कुलर मोशन भी होता है। पहले हम सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, एस फिजिकल टू आर था इसका। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है फ्रॉम दी pivoted point to the end of that object। और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फिर हमने क्या किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। आर अगेन वो डिस्टेंस हो गया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। इसको वेक्टर फॉर्म में किया था, v v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर टाइम्स आर वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है? जिसकी बेसिस पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 4t, फाइंड v and omega at t is equal to 2 seconds if r is equal to 3 मीटर, ठीक है? अब मेरे पास थीटा मिल गया। क्या निकालना है मुझे, v निकालना है और ओमेगा निकालना है। v और ओमेगा दोनों तो इसमें ही आ गए, पर r गिवन है। क्या करेंगे, पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। बताती हूँ क्या करना है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अच्छा थीटा ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, तो मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्यों निकालूं? जैसे मेरे पास था v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, वैसे ही मेरे पास है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी, है ना? इंस्टेंटेनियस हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो डेरिवेशन ऑफ 4t विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा। टी के साथ ये टी खत्म ही हो जाएगा। कितना आ गया, 4। 4 आ गया मेरे पास। तो ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 रेडियन पर सेकेंड। v कैसे निकाले, v क्या होता है, आर ओमेगा। फिर तो r3 है, ओमेगा 4 है, कितना कि 12 मीटर पर सेकेंड। जो मेगा हमेशा मेरे पास 4 ये रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट होगा, ये तो हमें पता है मीटर पर सेकंड में, ठीक है? तो इस तरह से आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के रिलेटेड न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप सॉल्व कर लेंगे। अभी आज जो हमने करना है वो क्या करना है, हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। एक्सेलरेशन लेनी है जो कि हम लीनियर भी करेंगे और एंगुलर भी करेंगे। बेटा जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं ना, रोटेशनल मोशन में हमारे पास सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं आता, ट्रांसलेशनल मोशन भी आता है। तो पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा होता है, यहाँ पे साइड पे बता देंगे। ट्रांसलेशन मोशन, जो ट्रांसलेशन मोशन होता है ना, उसमें कोई भी बॉडी है मेरे पास, मान लीजिए ये मेरी एक रिजिड बॉडी है इस तरह से, इसने एक पाथ फॉलो किया। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यहाँ पर भी पहुंच गई, ठीक है? फिर यहाँ पे भी पहुंच गई, जो भी है इसकी शेप है। यहाँ पर मैंने इसके कॉर्नर पे इसको x1 का नाम दिया, इसको x2 का, और यहाँ पे इसको x3 का। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तय कर लेगी, इसका पार्टिकल वैसे के वैसे पोजीशन पे रहेगा, पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज होगी। यहाँ पे फिर पहुंच गई, ये भी चीज हुई है, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज होनी है, ठीक है? तो यानी अगर मैं कह दूं कि मैंने इनके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे ट्रायंगल बना दिया, वो ट्रायंगल की विड्थ लेंथ वगैरह ब्रेड्थ वगैरह सब कुछ जो भी होता है ट्रायंगल में हमारे पास पॉलीगन में, सेम रहेगा। अगर मैं y और z करके ऐसे छोटे से लाइन ड्रॉ कर दूं तो उनमें सेम वैसी रहेगी,
पैरेलल रहेगी, यानी कि यहाँ पे भी जैसे थी ये सीधी ब्रोंकीज तो पैरेलल रहेगी। जितने भी पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे इस मोशन के दौरान, ठीक है। यही अगर मैं इसको कर्व्ड कर दूं तो क्या कोई चेंज आएगा? ये मेरे पास अगेन है, इसमें ना इसने ऐसे कर्व्ड प्रोसेस यहाँ से बिगड़ गई, ठीक है। कर्व्ड मोशन फॉलो किया, ठीक है, ऐसे ऑसिलेशन से करता गया। अब ऐसे में क्या इसके पार्टिकल्स की पोजीशन वो चेंज हो जाएगी? यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स था, चेंज हो जाएगी? नहीं, वही रहेगी। कोई भी मोशन फॉलो करे पार्टिकल्स जो है वो अपना पैरेलल जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे ड्यूरिंग द मोशन। पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। तो अगर तो ये स्ट्रेटली मोशन में जा रहा है तो ये कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर ये कर्व्ड जा रहा है तो ये होगा कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अभी क्यों किया? रोटेशनल मोशन में ट्रांसलेशन मोशन भी आता है हमारे पास। रोटेशनल मोशन हमें पता ही है कौन सा होता है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे लेते हैं, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से पाइवोट कर दिया, पाइवोट कर दिया यानी कि फिक्स कर दिया। अब जैसे हमारे पास घर पे लट्टू होता है उसको घुमा देते हैं, या आप हाथ में, अपने हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ लो, नीचे कुछ भी एक बॉल लगा दो या फिर पत्थर बांध दो यहाँ पे, तो आप इसको इस तरह से मोशन में करोगे तो ये सर्कुलर पाथ करके आएगा आपके पास, यानी कि सर्कुलर मोशन फॉलो करता है, ठीक है। पाइवोटी कर दिए जब। अब दिवाली आएगी, दिवाली में हम ढेर सारे जो है डेकोरेशन लगाते होते हैं घर पे, तो समटाइम्स हम दीवार ऊपर छत पे जो हमारी सीलिंग होती है उसके साथ या पंखे पे कुछ ऐसी चीज लटका देते हैं, लटकन वगैरह होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम उनको घुमाते हैं तो वो इस तरह से रोटेशनल मोशन को फॉलो करते हैं, इस तरह, तो वो रोटेशनल है। अब बात हमारी थी बेसिकली एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन में हमने दो तरह की एक्सेलरेशन की बात करनी है, एक तो है ए टी, एक है ए सी और एक है अल्फा। लीनियर में हमारे पास दो तरह की एक्सेलरेशन है। अब देखिए ए टी के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए सी क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। मेरे पास एक रॉड है या एक पेन है, जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दी थी, एक पेन है, इसको मैंने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। जब मैंने उसको यहाँ से पकड़ा और उसको इस तरह से मोशन करवाया तो ये ऐसे पूरा घूम के आ जाएगा, अपना रोटेशनल मोशन पूरा कर देगा। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है अलोंग दी टेंजेंट या स्ट्रेट लाइन, तो ये ऐसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, टेंजेंट के अलोंग जा रही है जो एक्सेलरेशन, वो टेंजेंशियल है। सेंट्रीपिटल कौन सी है बेटा? सेंट्रीपिटल है जो टुवार्ड्स द सेंटर मेरे पास लग रही है, टुवार्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल करते हैं ना, सेंट्रीपिटल के रिलेटेड पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल मोशन कौन सा होता है? जो जो टुवार्ड्स द सेंटर कर रहा हो, तो होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल मोशन। उसमें जो हमारे पास एक्सेलरेशन है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बस की वैल्यू याद रखनी है, v स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी? v स्क्वायर अपॉन r। लीनियर है हमारे पास, लीनियर में काउंट करते हैं इसको, सर्कुलर में नहीं काउंट करते, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम और क्या कहते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन। व्हाई? क्योंकि अलोंग द रेडियल रेडियस हम इसकी बात करते हैं, रेडियस के अलावा, फिर इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। व्हाई? क्योंकि जो हमारे पास मोशन हो रहा होता है सर्कुलर, उसके ही परपेंडिकुलर लाइन पर,
ये हो, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम करते हैं टेंजेंट के लोगों को सिंपल होती है, जो मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी उसका डेरिवेशन, लेकिन इसका मोड ले लें क्योंकि कई जगह पे जो वेलोसिटी होती है ये नेगेटिव भी हो जाती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन के साथ एक रिलेशन होता है, कौन सी वाले के साथ? हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ इसका रिलेशन होता है आर अल्फा। सबसे पहले जो हमारे पास अल्फा होता है हमें याद रहना चाहिए, जैसे ए होता है हमारे पास dv ओवर dt, अल्फा होता है d ओमेगा ओवर dt। ये इंस्टेंटेनियस है। ये अगर मैं इसको एवरेज में लेके चलूं तो क्या होगा? डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, राइट। तो इसका और लीनियर एंगुलर का ये रिलेशन है जो टेंजेंशियल वाली होती है। अगर मेरे पास जो टेंजेंशियल है ये वाली, इसमें v जो है मैग्नीट्यूड जो v है वो कांस्टेंट हो जाए या जीरो हो जाए, कांस्टेंट हो या जीरो हो, तो उस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली मेरे पास जो ओमेगा सॉरी जो अल्फा है वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, उसमें अल्फा टी एट मैनी केसेस जीरो हो सकती है, पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। बट ड्यूरिंग द सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन ए सी कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? देखो टेंजेंशियल जो है वो अलोंग द सर्कल लग रही है यहाँ पे बाहर, जिस कारण जो अल्फा है वो भी जीरो हो सकती है क्योंकि बाहर से लग रही है। जो एसी है सेंटीपिटल है वो टुवर्ड सेंटर, सेंटर पे कुछ तो घूम रहा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो मोशन हो रहा है। बाहर से हमें क्या लेनी है? जो हम अंदर की चीज है वो अंदर तो घूम रही है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है? जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कभी जीरो नहीं होती। ओके, तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू कहाँ से निकालनी है बेटा? वही सेम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखो कैसे, अगर तो जो बॉडी है वो स्पीड अप कर रही है, वो तेज हो रही है, उसमें जो अल्फा है जिस डायरेक्शन में ओमेगा हो उसी में जाएगा। यानी कि ओमेगा अगर अपवर्ड है तो अल्फा भी अपवर्ड है, ओमेगा अगर डाउनवर्ड है तो अल्फा भी डाउनवर्ड। इफ बॉडी इज स्लोइंग डाउन, अगर वो स्लो होती जा रही है, उसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, तो जो अल्फा है वो अपोज करता है ओमेगा। यानी कि अगर ओमेगा डाउनवर्ड है तो अल्फा अपवर्ड है, अगर ओमेगा अपवर्ड है तो अल्फा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन। मुझे अब पता चल गया कि एंगुलर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन क्या क्या है, उसका क्या रिलेशन है लीनियर के साथ। जैसे हमारे पास क्या था? इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। क्या थी पहले? इक्वेशंस ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है? व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन बार बार वरी कर रही है तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास लागू नहीं होती। सिमिलरली व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट वो वरी नहीं कर रहा, ऐसे केस में क्या होगा? अगर मेरे पास अल्फा कांस्टेंट है और मैं डी ओमेगा ओवर टी टी कर दूं, मैं ये कह सकती हूँ जो डी ओमेगा है क्योंकि इसको इंटीग्रेट तो ऐसे कर ही नहीं सकते, अल्फा कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये भी हमारे पास एक ना एक टाइम पे आके कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ओमेगा भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं अल्फा डी टी कर रही हूँ। तो मान लीजिए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टाइम टी इज इक्वल टू टी तक मेरे पास जो ओमेगा है वो ओमेगा नोट है और टी पे क्या है? ओमेगा आ जाता है।
तो मैं इसकी इंटीग्रेशन दे देती हूँ, ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा। तो इसकी ले लेती हूँ अल्फा डी टी, 0 to t। अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ओमेगा की इंटीग्रेशन होगी ओमेगा नॉट टू ओमेगा, और अल्फा बाहर आ गया, टी की इंटीग्रेशन होगी 0 to t। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करूँ तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी माइनस 0, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा टी। ओमेगा की जगह पे अगर v रखी तो सेम है, u ओमेगा नॉट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल है, ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम के सेम। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन निकालने की कोशिश करूं, जो कि होगी हमारे पास कुछ इस तरह से, अगेन मैं अल्फा ले रही हूँ, अल्फा कांस्टेंट है, डी ओमेगा ओवर डी टी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं ना यहाँ पर ऊपर और नीचे डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी कि डी ओमेगा ओवर डी थीटा अलग हो जाए, टाइम्स डी थीटा ओवर डी टी अलग हो जाए। अब डी थीटा ओवर डी टी क्या होता है, ओमेगा, तो डी डी ओमेगा और डी थीटा अलग टाइम्स ओमेगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा को इधर ले जाते हैं, डी थीटा को इधर ले जाते हैं, ओमेगा डी ओमेगा। यहाँ पर क्या होगी, अब इंटीग्रेशन होगी दोनों साइड, ठीक है। कैसे होगी, टाइम टी जब जीरो होगा, टी जब जीरो होगा मेरे पास थीटा भी जीरो होगा, उस टाइम पे मेरे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब मेरे पास टाइम टी होगा, थीटा मेरे पास थीटा निकल के आ जाएगा और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेंगे, यहाँ पर मेरे पास ओमेगा वाला टर्म है, तो मैं ओमेगा नोट टू ओमेगा लूंगी। अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कौन सा लेना, थीटा वाला, 0 to थीटा। अल्फा निकल गया बाहर, डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी, थीटा निकल के आ गया 0 to थीटा, ओमेगा डी ओमेगा। ओमेगा की इंटीग्रेशन आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर अपॉन तो ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अल्फा थीटा माइनस 0, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, अल्फा थीटा इधर आ गया, जो अपॉन 2 था एलसीएम ले लिया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इधर चला गया 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। तो ये सेकंड इक्वेशन से मिलती जुलती है कि नहीं, है ही। बी की जगह पे ओमेगा, यू की जगह पे ओमेगा नॉट, अल्फा की जगह पे ए और थीटा की जगह पे। अब कौन सी इक्वेशन रहेगी, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन भी करते हैं, थर्ड इक्वेशन आएगी हमारे पास ओमेगा के बेस पर। हाँ जी, टॉकिंग अबाउट द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर। इसको अगर मैं जो एंगुलर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो उसके लिए पहले मैं लूंगी ओमेगा, उसको टू डी थीटा ओवर डी टी। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, इसे मैं नहीं पाऊँ, ठीक है। टी ओमेगा की तरफ ले जाएंगे, ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा। तो फिर टी जब जीरो होगा मेरे पास, थीटा भी जीरो होगा। टी जब टी होगा मेरे पास, तो थीटा मेरे पास थीटा निकल के आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, अब यहाँ पर देखिए डी टी, अगर डी ओमेगा होता तो हम ओमेगा लेते, लेकिन टी है तो हम टी की वैल्यू देंगे। तो 0 to t ओमेगा डी टी, 0 to थीटा डी थीटा। तो ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, राइट, 0 to थीटा। अब
अब यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं हम। क्या चेंज कर सकते हैं? ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे अगर मैं लगाता हूँ तो उसको पहले से सॉल्व नहीं करता हूँ। यहाँ पे पहले हम कुछ वैल्यूज फिलिंग करते हैं। ओमेगा हमारे पास क्या आया था पहले? सबसे पहले इक्वेशन याद करो। ओमेगा मेरे पास था ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फिल कर दूँ, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी टाइम्स टी टी। ठीक है, अभी यहाँ पे लग रहा है हम सॉल्व कर सकते हैं। और थीटा की जगह पे तो हाँ जी, अभी यहाँ पर ओमेगा नॉट के साथ भी मेरे पास डी टी है, प्लस अल्फा टी के साथ डी टी है 0 to t। ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी 0 to t। इसमें अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी डी टी की इंटीग्रेशन की हुई, टी स्क्वायर अपॉन 2 0 to t। थीटा आ गया, थीटा माइनस 0 करते, तो ओमेगा नॉट टाइम्स टी माइनस 0 टी आ जाएगा, प्लस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान से देखो, थीटा की जगह पे है मेरे पास है ओमेगा नॉट यू, टी सेम है अल्फा की जगह पे ए। तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं, और इन इक्वेशन ऑफ मोशन को याद भी रखना है जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स है। क्या क्या आई है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and omega square minus omega naught square equals to alpha theta। इन तीनों के बेसिस पे जैसे मेरे पास लीनियर में न्यूमेरिकल्स थे, क्लास 9 में किए थे हमने, वैसे ही हमारे पास एंगुलर में होंगे। कैसे होंगे? मेरे पास थीटा है मान लो 400 रेडियन, ठीक है, ओमेगा नॉट है 0, टी है 10 सेकेंड, अल्फा फाइंड आउट करना। हाउ विल यू फाइंड अल्फा? सिंपली हम क्या करेंगे इसमें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला उठाएंगे। थीटा है 400, ओमेगा नॉट 0 है हाफ, अल्फा फाइंड आउट करें, टी है 10 सेकेंड तक। क्या 400 इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन 100। 100 के साथ 4 इंटू 100 कटा गया तो 4 उन्हीं 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं कहूँ मुझे ओमेगा भी फाइंड आउट करना है तो सिर्फ वैल्यू लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0, अल्फा मेरे पास अभी निकल के आया 8, टाइम है 10 सेकेंड, कितना आ गया ओमेगा 80 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते आ जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही करना है बेटा। स्टेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है, कुछ कुछ चीजें भी और भी याद रखनी है हमने। क्या चीजें याद रखनी है जो हमारे आगे डेरिवेशन में काम आएंगे। अगर मेरे पास ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी है तो मैं इसको अगर दोनों ऊपर नीचे काइंड ऑफ में कह दूँ, इसमें नहीं आता, वो अल्फा में आएगा, सॉरी अल्फा है डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऊपर नीचे डी थीटा से भी डिवाइड कर दूँ तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी टी। ये मेरे पास ओमेगा आ गया यहाँ से, फिर तो ओमेगा डी ओमेगा ओवर डी डी हो सकता है डी थीटा। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये भी एक एक्सप्रेशन है। तीनों वैल्यूज याद रखनी है आपने, तीनों काम आ सकती हैं आपके।